हेलो स्टूडेंट, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और इसके टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग थियरी को समझने की कोशिश करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय किस में होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला में, दूसरा है खाद्य संजाल में, तीसरा है दोनों में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग समझेंगे खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और खाद्य संजाल या फिर खाद्य जाल किसे कहते हैं। देखिए, जब भी कोई एक एनिमल होता है उसको कोई एक और एनिमल खाता है, तो फिर उसके आगे एक एनिमल उसको खाता है, तो इस प्रकार क्या होती है, प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरह से जो बनता है श्रृंखला उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। लेकिन अगर एक एनिमल को कई एनिमल खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एनिमल हमारा है, इसको 2 से 3 एनिमल खा रहे हैं, फिर जो 2 से 3 एनिमल है उनको कोई खा रहा है, फिर इस प्रकार से जो जाल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य संजाल या फिर खाद्य जाल। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय किस में होता है? देखिए, एक दिशा में कौन चल रहा है, हमारा खाद्य श्रृंखला हमारा एक दिशा में चल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखें, कभी भी खाद्य संजाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय नहीं होता, क्योंकि जो संजाल होता है उसकी कई दिशाएं होती हैं, इसलिए हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर पहला सही आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? यहाँ पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों होते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा है सवाना। देखिए, सवाना क्या है, हमारा एक घास का मैदान है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। तो घास के मैदान में घास के अलावा क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ जंतु होते हैं घास को खाने वाले, और उन जंतुओं को खाने वाले भी जंतु होते हैं। तो ये भी तो एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो गया। तो पहला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं मरुस्थल। तो देखिए, मरुस्थल में क्या होता है कि छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी खाने के लिए वहाँ भी जानवर होते हैं, तो वो भी एक पारितंत्र का आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है। और तीसरा है टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश जो होता है वो क्या होता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, लेकिन बर्फ़ पड़ने के अलावा भी वहाँ क्या होते हैं, कई जीव जंतु रहते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ भी एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। यह सभी जितने भी चीज़ें हैं सभी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पौधे, दूसरा है सूर्य, तीसरा है भोजन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग, जितने भी लोग हैं पृथ्वी पे, सभी लोग सूर्य पर डिपेंड हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, सूर्य इसका आंसर होगा। देखिए, कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसका आंसर पौधा होगा, लेकिन हम लोग पौधे को क्यों टिक नहीं करेंगे, क्योंकि पौधा क्या होता है, पौधा प्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर निर्भर है, और हम लोग पेड़ पौधों को खाते हैं, तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर निर्भर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है? देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पिरामिड किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो इस आकार की आकृति होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड। अब यहाँ बोल रहा है ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है। तो देखिए, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई जीव एक दूसरे जीव को खाता है तो सिर्फ 10% एनर्जी अगले वाले जीव में जाती है। तो देखिए, जब हम जानते हैं जो सबसे पहले जो खाद्य श्रृंखला का जो जीव होता है, जो तत्व होता है, मतलब जो चीज़ होती है, वो होता है प्लांट। हमारा प्लांट सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लांट को खाने वाले होते हैं, फिर उनको खाने वाले होते हैं, फिर उनको खाने वाले होते हैं। इस तरह से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक तरफ साइड से दूसरे साइड तक। तो वो आपका खाद्य श्रृंखला में देखने को मिलता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है, तो खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अवशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? यहाँ अवशिष्ट पदार्थों के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा है शाक भक्षी, दूसरा है मृतक भक्षी, तीसरा है मांस भक्षी और चौथा है रसायन भक्षी। देखिए, जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मृतक भक्षी, मतलब जो मृत जीवों को खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मृतक भक्षी। वहीं अगर शाक भक्षी की बात करें तो देखिए, शाक भक्षी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस,
हर्बीवोरस में वो जीव जंतु आते हैं जो कि सीधे सीधे प्लांट को खाते हैं। जो शाक भक्षी पौधे होते हैं वो जानवरों को नहीं खाते हैं। तीसरा हमारा है मांस भक्षी। देखिए मांस भक्षी क्या होता है, जो मांस को खाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। अगला हमारा है रसायन भक्षी। तो रसायन भक्षी मतलब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रसायन को खाकर जीवित रहते हैं, तो उसके अंतर्गत कुछ हमारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है। देखिए ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। सबसे पहले देखिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाला कोई रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी आती है, उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे उसका यूज करके क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर पेड़ पौधों को कोई ना कोई एनिमल खाता है। तो जो उत्पादक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेड़ पौधे। फिर जो उसका क्या करता है, जो पेड़ पौधों को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। और जो जीव जंतु को खा जाता है, जैसे जीव जंतु जब खाने के बाद मर जाते हैं तो उनको जो खाता है उसको बोलते हैं अपघटक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो सबसे पहले उत्पादक आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यहाँ नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए जैव मंडल जो होता है उसके दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है आपका अजैविक घटक। यह आपका हो गया जैविक और आपका एक हो गया अजैविक घटक। तो दो घटक होते हैं। देखिए जैविक घटक में वो चीज़ें आती हैं जिनके अंदर प्राण होता है। इसका मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे आपका जंतु हो गया, पौधा हो गया, कवक हो गया, आपका उसके बाद शैवाल आपका हो गया। तो ये सब क्या आते हैं, ये सब आपका आते हैं जैविक घटक में। वहीं अजैविक घटक के बारे में बात करें तो जिनके अंदर जान नहीं होता, जैसे आपकी मिट्टी हो गई, जल हो गया, पहाड़ हो गया, फास्फोरस हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, इनमें जान नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, तो इसलिए आते हैं ये अजैविक घटक के अंतर्गत। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है अजैविक घटक नहीं है, तो प्रोटीन, पहला हमारा ऑप्शन है प्रोटीन। तो हम जानते हैं प्रोटीन हमारा जैविक अजैविक घटक है। दूसरा हमारा है मृदा, तो जो मृदा है वो भी हमारा अजैविक घटक है। तीसरा है फास्फोरस, फास्फोरस भी अजैविक घटक है। लेकिन चौथा हमारा ऑप्शन है कवक। देखिए कवक क्या है, कवक एक जैविक घटक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहाँ आपका ऑप्शन में अगर शैवाल भी रहता या फिर कोई जीव जंतु होता, पौधा होता, तब भी आपका वही ऑप्शन सही होता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। देखिए सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए जब भी कोई घास पारितंत्र होगा, मान लीजिए ये प्लांट कोई है, तो इसको खाने वाला जो सबसे पहले खाएगा वो क्या रहेगा, शाकाहारी रहेगा। फिर जो शाकाहारी को खाएगा वो रहेगा आपका मांसाहारी, तो मांसाहारी को मांसाहारी ही खाएगा। तो जो सबसे उच्च स्तर पे आएगा वो आपका आएगा मांसाहारी। तो पहला हमारा ऑप्शन है शाकाहारी, तो शाकाहारी तो कभी भी नहीं आएगा, शाकाहारी हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा है मांसाहारी, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो भी उच्च स्तर के जो प्राणी होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, कभी भी उच्च स्तर के प्राणी शाकाहारी नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा रसायन का यूज कर रहे हैं, तो उसको जब पेड़ जो उस वो जो पेड़ पौधा है, जब उसको कोई जंतु खाता है तो उसके अंदर वो रसायन चली जाती है। जब रसायन चली जाती है तो वो उसके बॉडी के अंदर वो जमा होता रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है। तो पहला हमारा ऑप्शन है पारिस्थितिकी संतुलन, तो देखिए संतुलन की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा है जैव सांद्रण, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही है, जैव सांद्रण कहलाता है। जो भी जो रसायन पदार्थ हैं, जो भी एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग के जो अंदर इकट्ठा हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं जैव सांद्रण। खाद्य स्तर तो उसको कहते हैं जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल को खाता है, तो वो जो बनता है स्तर उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य स्तर। जैव अपघटन किसे बोलते हैं, जब भी कोई एनिमल या फिर प्लांट जब डेड हो जाता है तो जो उसको खाते हैं, डेड बॉडी को कोई खाता है तो उसको बोलते हैं जैव अपघटन। तो आई होप कि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। देखिए जो पारितंत्र शब्द है उसको एजी टेंसलर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। वहीं अगर हीकल की बात करें तो हीकल ने इकोसिस्टम वर्ड का यूज किया था सबसे पहली बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या आते हैं, पेड़-पौधे हमारे आते हैं, एनिमल आते हैं, हमारा कवक आता है और क्या आता है, शैवाल आता है। तो ये जिनमें प्राण है, हम बोल सकते हैं जिनमें जान है, वो जैविक घटक में आते हैं और जिनमें प्राण नहीं है, नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, वो आती हैं आपके अजैविक घटक में। तो भूमि क्या है, भूमि आपका अजैविक घटक है, वायु भी आपका अजैविक घटक है। वहीं अगर हम लोग पौधे की बात करें तो पौधे हमारा जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। यहाँ अगर जंतु होता, शैवाल होता तो वो भी आपके जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जल भी क्या है, जल भी आपका अजैविक घटक, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। देखिए जब भी खाद्य श्रृंखला चलती है तो शाकाहारी क्या होता है, सबसे पहले स्थान पर शाकाहारी आते हैं। शाकाहारी क्यों आते हैं, तो शाकाहारी इसलिए आते हैं क्योंकि शाकाहारी क्या करते हैं, शाक पात खाते हैं, इसका मतलब हरे पौधों को खाते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, प्राथमिक उत्पादक। तो देखिए शाकाहारी कभी भी उत्पादक नहीं हो सकते हैं, चाहे प्राथमिक उत्पादक की बात करें चाहे किसी भी उत्पादक की बात करें, तो उत्पादक में हमेशा प्लांट आते हैं, मतलब पेड़ पौधे आते हैं। वहीं आपका प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये आपका बिल्कुल सही है, जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। वहीं अगर द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो देखिए द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा मांसाहारी जीव होते हैं। क्यों, क्योंकि जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी को खाता है, इसलिए वो क्या होता है, मांसाहारी होता है। वहीं अगर आपका अपघटनकर्ता की बात करें तो जो आपके वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु ये सब हो गए, ये सब आपके आते हैं अपघटनकर्ता के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रासायनिक चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है भूगर्भिक चक्र और चौथा है भू रासायनिक चक्र। देखिए यहाँ जो हमारे ऑप्शन है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है। जब भी कोई भी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात होती है तो वहाँ क्या होता है, एक एनिमल किसी अन्य एनिमल को खाता रहता है, फिर वो किसी और को खाएगा और फिर लास्ट में क्या होगी, वो डेड हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो मिट्टी में मिल जाएगा। जब वो मिट्टी में मिल जाएगा तो वो अपघटनकर्ता द्वारा क्या करेगा, अपघटनकर्ता उसको अपघटित कर देंगे। फिर मिट्टी मिल जाने के बाद उसको क्या करेंगे, जब प्लांट फिर से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है। तो जो इस चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चक्र को बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखिए रासायनिक चक्र तो वो होता है कि एक रासायनिक चक्र मतलब एक रसायन किसी और रसायन बदल गया। जैसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ते हैं कि NO2 बदल रहा है NH3 में, तो ऐसे क्या होता है, वो रासायनिक चक्र है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो इकोसिस्टम में क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आती हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय। तो देखिए यहाँ सिर्फ जीव समुदाय के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, अजीव समुदाय के बारे में बात करना है। दोनों समुदाय होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, सजीव के साथ साथ निर्जीव भी चीज़ें होती हैं। सभी जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तभी बनता है हमारा इकोसिस्टम। तो सिर्फ जीव समुदाय की बात किया गया है, लिविंग थिंग के बारे में बात किया है, लेकिन हमें पता है कि नॉन लिविंग थिंग भी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा है किसी स्थान का अजीवी घटक, यहाँ नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर दिया, जबकि हमें पता है कि नॉन लिविंग के साथ साथ लिविंग थिंग भी आता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तीसरा है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, फिर से यहाँ लिविंग थिंग के बारे में बात कर दिया, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है कि जीव समुदाय तो रहता ही है इकोसिस्टम में, लेकिन साथ में क्या होता है, उसका वातावरण भी होता है। अब वातावरण में क्या होते हैं, हवा होती है, जल होता है, ये सारी चीज़ें वातावरण में होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है आपका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक तल क्या है। सबसे पहले देखिए हम लोग अगर उस सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पोषक तल होता है, सबसे पहले पौधे आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले पौधों को लिखेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया प्लांट, सबसे पहला हमारा हो गया प्लांट। अब प्लांट को कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, ये हमारा हो गया इंसेक्ट। फिर तीसरा क्या आ रहा है, इंसेक्ट को स्नैक खा रहा है, सांप कीड़ों को खाता है तो यहाँ स्नैक खा रहा है। फिर स्नैक के बाद क्या खा रहा है, उसको मोर खा रहा है, तो मोर क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पूछा है मोर का पोषक तल कौन सा है,
तो वो ऑप्शन हमारा है प्राथमिक उपभोक्ता। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कभी नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, यहाँ हमारा प्राथमिक उपभोक्ता इंसेक्ट है, क्योंकि इंसेक्ट ही तो पौधे को खा रहा है। दूसरा हमारा है अंतिम अपघटक। देखिए इस क्वेश्चन में अपघटक के बारे में बात नहीं किया गया है, तो हम लोग इसको नहीं टिक करेंगे, हमारा दोनों ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा हमारा है प्राथमिक अपघटक। जब इस क्वेश्चन में अपघटक की बात नहीं की गई है तो प्राथमिक और अंतिम अंतिम की बात नहीं होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो गया। चौथा है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे। तो देखिए जो मोर है वो सबसे ऊपर है, मोर को खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे ये रहेगा। और वहीं अगर हम लोग खाद्य पिरामिड के अगर बेस की बात करें, सबसे निचले स्तर की बात करें, तो हमारा आएगा प्लांट। देखिए ये जो क्वेश्चन है उससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो आपका मोर का पूछ लिया है, लेकिन स्नैक का भी पूछ सकता है कि स्नैक किस स्थान पे आता है। तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा सांप है वह द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में यहाँ हो रहा है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता तो हमारा इंसेक्ट हो गया, वहीं इंसेक्ट को खाने वाला हमारा स्नैक है, तो इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए हम लोग बात करते हैं अगर प्रोडक्टिविटी की, कि सबसे अधिक उत्पादक कौन है, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि जिस भी पारितंत्र में पेड़ पौधे अधिक होंगे उसकी उत्पादन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब बात यहाँ आती है कि पेड़ पौधों से क्या मतलब है। देखिए जहाँ भी पेड़ पौधे होंगे वहाँ जीव जंतु अधिक होंगे, वहाँ ह्यूमन बीइंग अधिक होगा। तो इसी से हम लोग रिलेट करते हैं कि जहाँ भी पेड़ पौधे अधिक हैं वहाँ जीव जंतु अधिक रहेंगे, तो वो पारिस्थितिक तंत्र काफ़ी ज़्यादा उत्पादक होगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है मरुस्थल। तो देखिए हम जानते हैं जो मरुस्थल होता है वहाँ अधिक पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और काफ़ी छोटे होते हैं, तो वहाँ जो जीव जंतु होते हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम होती है, तो इसकी जो उत्पादक क्षमता है वो अधिक नहीं होगी। दूसरा है सवाना। पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था जो सवाना है वो घास का मैदान है। देखिए घास का मैदान है तो उसको खाने वाले कीड़े होंगे, बाकी जानवर भी होंगे, लेकिन उतने अधिक नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। तीसरा आपका है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ एनिमल रहते हैं जैसे पोलर बियर हो गया इत्यादि, सील व्हेल हो गई, ये ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं रहते हैं। वहाँ लोग भी कम मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो गया। चौथा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वहाँ क्या होती है, लगातार साल भर बारिश होती है। अब साल भर जहाँ बारिश होगी वहाँ पेड़ पौधे जाहिर सी बात है अधिक मात्रा में होंगे, और अगर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में है तो पेड़ पौधों को खाने वाले भी होंगे, तो उसी हिसाब से वहाँ जीव जंतु की संख्या भी अधिक पाई जाती है। इसलिए जो पारिस्थितिक तंत्र जो सबसे अधिक उत्पादक है वो आपका हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगर इस ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं होता तब हम लोग ऑप्शन करते सवाना, क्योंकि सवाना भी क्या है, एक घास का मैदान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से पृथ्वी पे कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का बात किया गया है। देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह एक बूंद जल से भी शुरू हो सकता है और पूरे समुद्र उतना बड़ा भी हो सकता है। तो हम जानते हैं जो पृथ्वी है सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी पे, सबसे अधिक पृथ्वी पे क्या पाई जाती है, रेगिस्तान। तो हम जानते हैं रेगिस्तान पृथ्वी के अधिक क्षेत्र पे नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो गया। दूसरा आपका है समुद्र। तो हम जानते हैं कि 1/3 भाग पे समुद्र पाया जाता है, इसलिए जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वह आपका हो जाएगा समुद्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। वहीं अगर वन की बात करें तो जो वन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है, कृषि भूमि भी उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है जितना कि समुद्र पाया जाता है, इसलिए जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होगा पृथ्वी पर वो आपका होगा समुद्र। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। देखिए यहाँ पूछा है पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो हम जानते हैं जब हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं तो हम लोग मनुष्य के बारे में बात करते हैं, जीव जंतु के बारे में बात करते हैं, पौधों के बारे में बात करते हैं, पहाड़ जल इत्यादि के बारे में बात करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा इकोसिस्टम के बारे में बात होता है। लेकिन क्या कभी हमने पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौर मंडल के बारे में पढ़ा है। देखिए सौर मंडल क्या होता है, एक वो अलग टॉपिक है। वहीं अगर मानव के बारे में पढ़ना हुआ, वायुमंडल के बारे में पढ़ना हुआ, जल मंडल के बारे में बात करना हुआ, तो ये सब आपके क्या आ जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन आपका सौर मंडल क्या है, एक अलग टॉपिक है जिसमें हम लोग सौर सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, बाकी जो आपके अन्य ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था। देखिए मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन बताया हुआ है कि जो 10% का लॉ है उसको लिंडमैन ने दिया था, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 10% लॉ लिंडमैन ने दिया था। अब हम लोग समझेंगे कि 10% लॉ क्या होता है।
देखिए, जब भी हम लोग खाद्य स्तर बनाते हैं तो वो इस प्रकार बनाते हैं। वो इस प्रकार इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनको खाने वाला जो इंसेक्ट होता है, फिर इंसेक्ट को खाने वाला क्या होता है, मान लीजिए हम लोग बनाते हैं, इंसेक्ट को खाने वाला स्नैक है, स्नैक को खाने वाला आपका मोर है, पीकॉक आपका हो गया। तो जो इस तरह से जो एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, जब मान लीजिए प्लांट को इंसेक्ट खा रहा है, तो सिर्फ जितने भी प्लांट में एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% ही इंसेक्ट के पास जाएगा। फिर इंसेक्ट को स्नैक खा रहा है तो स्नैक में भी कितनी 10% एनर्जी जाएगी। इस प्रकार क्या हो रहा है, एनर्जी घटता जा रहा है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं ऊर्जा का जो पिरामिड वो हमेशा सीधा होता है, इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो लिंडमैन ने कहा था कि अगर एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही उसके अंदर जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 10% का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा है अनियमित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा वो सीधा होता है। जैसे यहाँ हमने बात किया कि एक जीव दूसरे जीव को खाया तो सिर्फ 10% एनर्जी गई, फिर जब वो जीव किसी और जीव को खाएगा तो तब भी 10% एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी धीरे धीरे घट रही है। हम जानते हैं जब भी कोई भी चीज़ हम बात करते हैं, जब भी कोई चीज़ ज़्यादा है उसके बाद वो घटती चली जा रही है, तो वो क्या होती है, एक पिरामिड का आकार ले लेता है। तो ये पिरामिड कैसा है, सीधा है। देखिए, उल्टा पिरामिड ऐसे बनता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड कैसा बन रहा है, ऊर्जा का पिरामिड हमारा सीधा बन रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो गया। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे हम लोग किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।